नमस्कार दोस्तों, आज 12 मार्च के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 5 चुनावी राज्यों में भाजपा के खिलाफ किसान करेंगे रैली। वेस्ट बंगाल में होगी शुरुआत। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी की सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला, घोटाले का पर्दाफाश करते हुए मांगी जांच। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीएम ममता का वीडियो संदेश, जल्द लौटूंगी और जरूरत पड़ी तो व्हील चेयर पर करूंगी बंगाल चुनाव में रैली। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन का असर बंगाल चुनाव में देखने को मिलेगा और भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। 5 चुनावी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ किसान करेंगे रैली, वेस्ट बंगाल से होगी शुरुआत। जी हां दोस्तों, देश के 5 राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। इस बीच खबर आ रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि किसान 5 चुनावी राज्यों में मोदी सरकार के खिलाफ रैली करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने नंदीग्राम में 13 मार्च को किसान महापंचायत का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 से 14 मार्च तक पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में किसान महापंचायत का ऐलान किया है। गौरतलब है कि किसान नेताओं ने हाल ही में यह कहा था कि वे देश भर में किसानों से संपर्क कर यह कहेंगे कि वे किसी भी राजनीतिक दल को वोट दें, बीजेपी को नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला, घोटाले का पर्दाफाश करते हुए मांगी जांच। जी हां दोस्तों, बसों का अनुबंध देने के लिए मोदी सरकार और राज्य सरकारों के बड़े पैमाने पर रिश्वत दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ दस्तावेज जारी किया, जो इस घोटाले का पर्दाफाश करते हुए यह साबित करने की कोशिश थी कि स्कैनिया बस घोटाले पर बड़े पैमाने पर ठेका देने के लिए रिश्वत दी गई, जिसका खुलासा स्कैंडवेन की रिपोर्ट के बाद साबित होने का दावा किया गया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दस्तावेजी सबूत पेश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से पूछा, न खाऊंगा न खाने दूंगा का आपका नारा कहां है? इस घोटाले पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार खामोश क्यों है? कांग्रेस ने इसे एक बड़ा घोटाला बताते हुए पूरे मामले की जांच कराने और खुलासा करने की भी मांग की। पार्टी ने नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद, अनंत गीते सहित दूसरे उन नेताओं के वह चित्र जारी किए हैं जिनमें स्क्वाड इंडिया के अधिकारियों के साथ बसों के अनुबंध को लेकर चर्चा करने के संकेत मिलते हैं। इन चित्रों में उन बसों की भी तस्वीरें हैं जिनके लिए अनुबंध किया जाना था। हालांकि पार्टी ने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि बसों के इस अनुबंध में कितनी बड़ी रकम का घोटाला किया गया और किस किस मुख्यमंत्री को कितनी कितनी रकम घूस के तौर पर दी गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता का वीडियो संदेश, जल्द लौटूंगी, जरूरत पड़ी तो व्हील चेयर पर करूंगी रैली। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करने पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बुधवार शाम कथित रूप से कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इस हादसे में टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता को काफी चोटें आई, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार को ममता बनर्जी ने अस्पताल से एक वीडियो संदेश जारी कर समर्थकों को अपनी सेहत की जानकारी दी और उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। अपने वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वह कुछ ऐसा न करें जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा अपने वीडियो में ममता बनर्जी ने कहा कि वह ठीक होते ही चुनाव के लिए व्हील चेयर कर कैंपेन करेंगी। अपनी सेहत की जानकारी देते हुए बंगाल की सीएम ने कहा, मेरे सिर में काफी दर्द है, बीते दिन मैं लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी, तभी उनके पैर में चोट लग गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि सीएम ममता बनर्जी अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हैं, उनके बाएं पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है। बंगाली में बोलते हुए ममता बनर्जी कहती हैं, मुझे हाथ, पैर और लिगामेंट में चोटें लगी हैं। मैं कार के पास खड़ी थी जब मुझे कल धक्का दिया गया था। मैं जल्द ही कोलकाता से रवाना हो जाऊंगी। बता दें कि बुधवार को घायल अवस्था में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया था कि यह हमला जानबूझकर कराया गया है, यह एक राजनीतिक साजिश है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने इस हमले को ममता बनर्जी का ही सियासी पाखंड बताया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डेमोक्रेसी रिपोर्ट का हवाला दे बोले राहुल गांधी, भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोलने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा है कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। उन्होंने डेमोक्रेसी से संबंधित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह ट्वीट किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक न्यूज रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया। इसमें स्वीडन इंस्टीट्यूट को डेमोक्रेसी रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि भारत पाकिस्तान की तरह एक ऑटोक्रेटिक देश बन गया है, यह बांग्लादेश से भी खराब है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रीडम हाउस रिपोर्ट द्वारा भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र बताने के बाद अब वी डेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट ने भारत को डाउनग्रेड
डाउनग्रेड करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कर दिया है। हाल ही में अमेरिका के फ्रीडम हाउस ने लोकतंत्र को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में रखा गया था। उस रिपोर्ट में भी भारत की श्रेणी डाउनग्रेड की गई थी। हालांकि भारत सरकार ने भी रिपोर्ट का करारा जवाब दिया था। सरकार ने रिपोर्ट को भ्रामक, गलत और अनुचित करार दिया था और कहा कि देश में सभी नागरिकों के साथ बिना भेदभाव समान व्यवहार होता है तथा जोर दिया कि चर्चा, बहस और असहमति भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि फ्रीडम हाउस की डेमोक्रेसी अंडर सीज शीर्षक वाली रिपोर्ट, जिसमें दावा किया गया है कि एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत का दर्जा घटकर आंशिक रूप से स्वतंत्र रह गया है, पूरी तरह भ्रामक, गलत और अनुचित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फार्मर्स प्रोटेस्ट, 4 महीने में तीसरी बार भारत बंद करेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ये ऐलान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों ने तीसरी बार भारत बंद का आह्वान किया है। किसान नेता बूटा सिंह बुर्ज गिल ने कहा, आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर सभी किसान 26 मार्च को शांतिपूर्ण भारत बंद करेंगे, जो सुबह से शाम तक प्रभावी रहेगा। पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा भारत बंद। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की राह पकड़े किसानों की अगुवाई करने वाले संगठनों का समूह संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को कहा, बंद के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की हिंसा में किसान शामिल नहीं होंगे। हम जनता से भी सहयोग करने की अपील करते हैं। ऐसा देश में पहली बार है जब किसी आंदोलन के चलते तीसरी बार भारत बंद किया जाएगा। पहले कब हुआ भारत बंद? इससे पहले किसानों ने 8 दिसंबर 2020 और 6 फरवरी 2021 को भारत बंद करते हुए देश के सभी नेशनल और स्टेट हाईवे को कुछ घंटों के लिए जाम रखा था। हालांकि इस बंद का असर कुछ ही राज्यों में देखने को मिला। तीसरा भारत बंद 26 मार्च को किया जाएगा, लेकिन अभी किसानों ने बंद की टाइमिंग की घोषणा नहीं की है। जल्द ही सहमति बनने पर किसान तारीखों का ऐलान करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी पर हमले से भड़के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, ट्रेनें रोकी, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुधवार को चोट लगने के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। यही नहीं, गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उन पर हमले का आरोप लगाते हुए ट्रेनें रोकी। टीएमसी समर्थक और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार सुबह कदम बागची रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोका। यह रेलवे स्टेशन सियालदह हसनाबाद लाइन पर स्थित है। बुधवार को नंदीग्राम विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी ने शाम 6 बजे के करीब एक मंदिर के बाहर खुद पर हमला होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके पैर में चोट आई है। फिलहाल वह कोलकाता में अपना इलाज करा रही हैं। ममता के इलाज में जुटी डॉक्टरों की टीम का कहना है कि उन्हें पैर के टखने में चोट आई है। इसके अलावा सीने में दर्द हो रहा है। टीएमसी का कहना है कि वह इस घटना की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगी। वहीं निर्वाचन आयोग ने अपनी ओर से एक पैनल घटनास्थल पर भेजने की बात कही है, जो पूरे मामले की जांच करेगा और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेगा। आयोग ने पहले ही अपने पर्यवेक्षकों और राज्य प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के निदेशक मणिमय बनर्जी ने कहा, उन्हें बाएं पैर के टखने में चोट आई है। इसके अलावा दाएं कंधे पर भी चोट के निशान हैं। यही नहीं, गले पर भी चोट आई है। उन्होंने सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होने की भी शिकायत की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान, 28 को जलाएंगे कानूनों की होली। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने सुस्त पड़े आंदोलन में तेजी लाने की नए सिरे से रणनीति तैयार की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। इस बार की बंदी पूरे दिन की होगी। योजना एक भी वाहन के सड़क पर न आने देने की है। दूसरी तरफ युवाओं को दोबारा आंदोलन से जोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। इसका फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बुधवार दोपहर बाद बैठक में किया गया। इसमें किसान संगठनों का जोर आंदोलन को दोबारा तेज करने का रहा। मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बुधवार को किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि इस बार भारत बंद के दौरान किसानों के ट्रैक्टर भी नहीं चलेंगे। सरकार और उससे जुड़े लोग लगातार इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया है और अब किसान आंदोलनों में लोग नहीं आ रहे हैं। बूटा सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों को बताने के लिए कि किसानों का आंदोलन अभी जीवित है, भारत बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत बंद शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा। इस बार सड़क पर एक भी वाहन नहीं होगा, यहाँ तक कि किसान के ट्रैक्टर भी बंद रहेंगे। बूटा सिंह ने बताया कि जिस तरह 8 मार्च को देश भर की महिलाओं ने सभी किसान आंदोलन स्थलों पर जुटकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, उसी तरह संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 मार्च से 28 मार्च तक का अपना कार्यक्रम सुनिश्चित किया है। बूटा सिंह ने बताया कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं या चुनाव होने वाले हैं, वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा अपने मंच लगाएगा और लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में कोरोना संकट
संकट बेकाबू, नागपुर में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नागपुर में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। नागपुर के पालक प्रभारी मंत्री नितिन राउत ने गुरुवार को ऐलान करते हुए कहा कि शहर में 15 से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, यानी किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी, सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। आपको बता दें कि नागपुर में बुधवार को 1710 नए मामले सामने आए थे। 173 दिन बाद कोरोना के सबसे अधिक मामले एक दिन में आने का यह रिकॉर्ड है। नागपुर नगर निगम ने बुधवार को कहा था कि कोरोना के नए मामले महिलाओं और 20 से 40 आयु वर्ग के लोगों में आ रहे हैं। नगर निगम प्रशासन ने कहा था कि लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। प्रशासन बोला, महामारी को हल्के में ले रहे हैं लोग। नागपुर नगर निगम के कमिश्नर राधाकृष्णन बी ने बुधवार को कहा था कि लोग महामारी को हल्के में ले रहे हैं, बिना उनकी मदद हम इस महामारी पर काबू नहीं पा सकते हैं। सरकार ने सभी आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। हम नहीं चाहते हैं कि पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन अगर हालात खराब होते हैं तो हम लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। 14 मार्च तक जारी रहेगी पहले से लगी पाबंदी। नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 14 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। सभी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और प्राइवेट ऑफिस को वीकेंड पर बंद करने का आदेश दिया गया था। हालांकि वीकेंड पर सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी। अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली दंगों के लिए बीजेपी जिम्मेदार, आप विधायक अमानतुल्लाह के बयान पर सदन में हंगामा। जी हां दोस्तों, दिल्ली दंगों के मामले पर दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को हंगामा हुआ। दिल्ली विधानसभा सत्र के चौथे दिन मुआवजे की रिपोर्ट जारी करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली दंगों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। अमानतुल्लाह ने कपिल मिश्रा और रागिनी तिवारी का नाम लिया, जिस पर बीजेपी के विधायक हंगामा करने लगे। आप विधायक अमानतुल्लाह ने कहा कि दिल्ली दंगे में प्रभावित बहुत लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया था। हमने इसके लिए कोशिश की। 54 लोग मारे गए थे, 11 हिंदू, 43 मुस्लिम थे। दिल्ली सरकार ने एक केक को 10-10 लाख दिए, 244 घायलों को मुआवजा दिया गया। इसके अलावा 7 से 24 प्रॉपर्टी और 1190 कमर्शियल प्रॉपर्टी को मुआवजा दिया गया। अभी तक 27 करोड़ 19 लाख मुआवजा दिया जा चुका है। आप विधायक अमानतुल्लाह ने कहा कि 47 कमर्शियल प्रॉपर्टी और 66 लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। आजादी के बाद से अब तक 48,000 ऐसे फसाद हुए हैं, ज्यादातर कांग्रेस शासन में हुए हैं। यह पहली सरकार है जिसने एक पीड़ित को ढूंढकर मुआवजा दिया। 1992 के अयोध्या मामले को लेकर देश भर में फसाद हुआ और 2002 में भाजपा के शासन में फसाद हुआ और 2020 में दिल्ली में जो फसाद हुआ वो भी भाजपा के कारण हुआ। आप विधायक अमानतुल्लाह ने रागिनी तिवारी और कपिल मिश्रा का नाम लिया, जिसके बाद भाजपा विधायकों ने आपत्ति जताई और हंगामा शुरू हुआ। हंगामे के बाद वेल में आए एक भाजपा विधायक को स्पीकर ने मार्शल आउट करने का निर्देश दिया। सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के स्थगित कर दिया गया था। हंगामा करने वाले बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी को पूरे दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया गया। हालांकि नेता विपक्ष रामवीर बिधूड़ी ने अमानतुल्लाह खान के बयान से बीजेपी शब्द हटाने की मांग की और अनिल वाजपेयी को वापस बुलाने की। स्पीकर ने अनिल वाजपेयी को सदन में बुला लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अस्पताल में भर्ती ममता की फोटो ट्वीट कर बोले अभिषेक बनर्जी, 2 मई को बंगाल की जनता दिखा देगी ताकत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बुधवार शाम को नंदीग्राम में हुए कथित हमले पर राज्य की सियासत गर्मा गई है। गुरुवार सुबह ही तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने घायल सीएम की एक तस्वीर ट्वीट की। इसमें ममता के पैर पर प्लास्टर बंधा देखा जा सकता है। बता दें कि ममता बनर्जी ने कल शाम ही कहा था कि नंदीग्राम में कुछ लोगों ने उन्हें धक्का दिया था, जिसके चलते उन्हें चोट लगी है। ट्वीट में क्या बोले अभिषेक बनर्जी? ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने उनके अस्पताल में भर्ती होने की फोटो ट्वीट कर कहा, भाजपा तैयार रहो, रविवार 2 मई को बंगाल के लोगों की ताकत को देखने के लिए। इससे पहले बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी ने घटना के लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही ऐलान किया कि गुरुवार को ही टीएमसी के सभी नेता आयोग के सामने इस मामले को उठाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जब तक गिर नहीं जाती मोदी सरकार, तब तक आंदोलन करने को तैयार हैं किसान। नरेंद्र टिकैत। जी हां दोस्तों, किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र नरेंद्र टिकैत ने कहा है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शेष 3.5 साल तक नरेंद्र उनके पिता द्वारा 1986 में गठित भारतीय किसान यूनियन में किसी आधिकारिक पद पर नहीं है और ज्यादातर परिवार की कृषि गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन किसानों से संबंधित मुद्दों पर वह उतने ही मुखर हैं जितने कि उनके 2 बड़े भाई नरेश और राकेश टिकैत। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत इन कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन का पिछले 100 दिनों से अधिक समय से नेतृत्व कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली में स्थित
अपने आवास पर 45 वर्षीय नरेंद्र ने कहा कि उनके 2 भाइयों सहित पूरा टिकैत परिवार आंदोलन से पीछे हट जाएगा यदि उनके परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ यह बात साबित कर दी जाए कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। उन्होंने कुछ वर्गों के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि उन्होंने आंदोलन से संपत्ति और धन अर्जित किया है। नरेंद्र के सबसे बड़े भाई नरेश टिकैत बीकेयू के अध्यक्ष हैं, जबकि राकेश टिकैत संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में बीकेयू ने गन्ने की ऊंची कीमतों, ऋणों को रद्द करने और पानी और बिजली की दरों को कम करने की मांग को लेकर मेरठ की घेराबंदी की थी। उसी वर्ष बीकेयू ने किसानों की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिल्ली के वोट क्लब में 1 सप्ताह तक विरोध प्रदर्शन किया था। महेंद्र सिंह टिकैत की 2011 में मृत्यु के बाद नरेश और राकेश टिकैत विभिन्न भूमिकाओं में मुख्य संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों में वर्षों से कई गुट उभरे हैं। नरेंद्र ने कहा कि केंद्र इस गलतफहमी में है कि वह किसानों के विरोध को उसी तरह कुचल सकता है जैसा कि उसने विभिन्न नीतियों का इस्तेमाल कर पूर्व में हुए अन्य आंदोलनों को कुचला था। उन्होंने कहा, मैं यहाँ सिसौली में हूँ लेकिन मेरी नजर वहाँ पर है। उन्होंने कहा कि वह गाजीपुर की सीमा पर जाते रहते हैं जहाँ नवंबर 2020 से सैकड़ों किसान और बीकेयू समर्थक डेरा डाले हुए हैं। नरेंद्र ने कहा, इस सरकार को गलतफहमी है, शायद इसलिए इस तरह के विरोध का सामना उसे कभी नहीं करना पड़ा, लेकिन हमने आंदोलन देखे हैं और 35 वर्षों से इसका हिस्सा है। इस सरकार को केवल छोटे विरोधों का सामना करने और विभिन्न रणनीति के माध्यम से उन विरोध प्रदर्शनों को दबाने का अनुभव है। उन्होंने कहा, वे किसी भी तरह से इस विरोध को कुचल नहीं सकते। यह तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। इस सरकार का कार्यकाल 3.5 साल का है और हम उसके कार्यकाल के अंत तक आंदोलन जारी रख सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम चुनाव से पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ी, 2 विधायकों ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, असम में विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा के 2 विधायकों ने पार्टी से बुधवार को इस्तीफा दे दिया। इन 2 विधायकों में विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप कुमार पॉल और शिलादित्य देव शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बगवा दल के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ साजिशें रची हैं। असम में हुजोई सीट से मौजूदा विधायक शिलादित्य देव को बुधवार को पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया गया और उनकी जगह रामकृष्ण घोष को टिकट दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देव का दावा है कि वे पिछले 30 सालों से भाजपा और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने उम्मीदवारों की सूची से बाहर होने के तुरंत बाद पोस्ट किया, आखिरकार मुझे भाजपा से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे हिंदुत्व को लेकर आक्रामक हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब अटल और आडवाणी वाली बीजेपी नहीं रही है, अब यह एक कमर्शियल पार्टी है। पिछले साल जुलाई में देव ने कहा था कि वह पार्टी छोड़ना चाहते हैं। उस समय उन्होंने पार्टी के भीतर गुटबाजी के आरोप लगाए थे। इससे पहले भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री सुमरोंगहांग दीफू विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से इस्तीफा देकर रविवार को विपक्षी दल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बता दें कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि राज्य की 47 विधानसभा सीटों पर 27 मार्च को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 173 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। पहले चरण के लिए नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख मंगलवार थी। अंतिम दिन नामांकन दाखिल करने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी विधायक अंगुर लता देका, अशोक सिंघल, मृणाल सैकिया, पद्मा हजारिका, कांग्रेस विधायक रूप ज्योति कुर्मी और कांग्रेस की पूर्व मंत्री बिस्मिता गोगोई ने नामांकन दाखिल। असम जनता परिषद के अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई ने दुलियाजान और नहर कटिया दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से अपना नामांकन दाखिल किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसान संगठनों ने 26 मार्च को भारत बंद का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले 100 दिनों से ज्यादा समय से किसान आंदोलन जारी है। हजारों की संख्या में किसान सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने और तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 26 मार्च को 4 महीने पूरे होने के अवसर पर किसान संगठन के नेताओं ने भारत बंद बुलाया है। इससे पहले किसान यूनियनों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली थी, जिसमें काफी हिंसा हुई थी। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पुलिस द्वारा तय किए गए रूटों से अलग चले गए थे। कई किसानों ने लाल किले परिसर में घुसते हुए झंडा फहरा दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। हिंसा को लेकर विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ 38 मामले दर्ज किए गए। उधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आगामी 13 मार्च को कोलकाता जाने का ऐलान करते हुए कहा है कि वह किसानों से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर चर्चा करके भाजपा को पराजित करने का आह्वान करेंगे। हालांकि वह किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वह 13 मार्च को कोलकाता जाएंगे और वहीं से निर्णायक संघर्ष का बिगुल फूंकेंगे। टिकैत ने आरोप लगाया कि देश के किसान भाजपा
की नीतियों से ग्रस्त है। वह पश्चिम बंगाल के किसानों से चुनाव पर चर्चा करेंगे और भाजपा को हराने का आह्वान करेंगे। साथ ही कहा कि वह किसी भी दल के पक्ष में अपील या किसी का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पश्चिम बंगाल में वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। इसके पूर्व टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच में पिछले कुछ महीनों में 10 से ज्यादा दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल सका है। सरकार कानूनों को 1.5 साल तक होल्ड रखने और उसमें कई तरह के संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान संगठन कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने पर अड़े हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना ने आगामी विधानसभा चुनाव को बैलेट पेपर से करवाने की मांग उठाई। जी हां दोस्तों, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला विधानसभा चुनाव जल्द एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर से करवाने की बुधवार को मांग उठाई। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहनी के नेतृत्व में आज दर्जनों पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का उपयोग करे पोस्टर हाथों में पकड़कर अपनी मांगों के हक में प्रदर्शन किया। अपने संबोधन के दौरान साहनी ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र प्रक्रिया की जल्द बहाली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं चुनाव आयोग से आग्रह किया। सहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल एवं उपराज्यपाल को शासन का 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है। चुनाव आयोग देश के अन्य हिस्सों में चुनावों की घोषणा कर रहा है। कोई कारण नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लंबे समय तक दूर रखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद बदल जाएगी किसान आंदोलन की रणनीति। जी हां दोस्तों, कृषि कानून विरोधी आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 11 मार्च को होगी। पहले यह बैठक मंगलवार को प्रस्तावित थी। मोर्चा के नेता सुरजीत सिंह फूल ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के बाद मोर्चा आंदोलन की आगामी रणनीति तय करेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।